हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट। तो देखिए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। प्रबंधन के दो टुकड़े करता हूँ, एक प्र, एक होता है बंध। बंध का मतलब बंदे यानी कि व्यक्ति, और प्र का मतलब होता है नियम या सिद्धांत। तो प्रबंधन क्या है? व्यक्तियों को नियम और सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित करना। इसका एक और जुगाड़ देख सकते हैं अपन, मैनेजमेंट। तो मैनेज का मतलब व्यवस्थित करना, मैन मतलब व्यक्तियों को, टी का मतलब टैक्ट यानी कि व्यक्तियों को व्यवस्थित करने की चतुराई या कला प्रबंध है। मेरी पार्कर फोर्डेट ने कहा कि प्रबंधन दूसरों से कार्य करवाने की कला है। अगर आप दूसरों से काम करवा सकते हो तो वो प्रबंधन है। लॉरेंस एपले ने परिभाषा दी कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। तो एक बात इन परिभाषाओं से हमारी ये समझ में आ गई कि प्रबंधन किसका होता है? व्यक्तियों का होता है। लेकिन जब मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं तो उसमें M5 की एक स्कूल आती है। M5 की विचारधारा ये कहते हैं साहब, प्रबंध सिर्फ व्यक्तियों का ही नहीं होता, प्रबंध सामग्री का भी होता है, मशीन का भी होता है, मेथड का भी होता है और मनी का भी होता है। तो ये M5 का कॉन्सेप्ट चलता है। प्रबंध की कुछ फीचर्स देखते हैं। प्रबंध एक स्पेसिफिक टास्क है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है, मतलब अपने आप नहीं होता। एक ये भी एक तरीके का, जैसे फाइनेंस फंक्शन है वैसे ये भी एक मैनेजमेंट एक फंक्शन है। लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता, ये विशिष्ट व्यक्तियों का फंक्शन है जिसमें प्रबंध के गुण होते हैं, वो ही मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रबंध हमेशा तीन स्तर पे देखने को मिलेगा। जो ये व्यक्ति होते हैं, विशिष्ट व्यक्ति, ये तीन स्तर पे होते हैं। जो एक पिरामिड के रूप में होता है, पिरामिड आपने देखा होगा इस तरीके से एक पिरामिड होता है। तो देखोगे आप कि बच्चों, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे लोगों की संख्या कम है, मिडिल में थोड़ी सी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा संख्या किसमें होती है? लोअर लेवल में। और ये लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट है, इनको अपन प्रथम पंक्ति के प्रबंधक कहते हैं। सुपरवाइजर टाइप के लोग होते हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन लेवल से होता है। और टॉप लेवल में सीईओ वगैरह आते हैं, इनको आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन। प्रबंध एक प्रोसेस है, मतलब प्रबंध कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, एक प्रोसेस है कि लोगों को कैसे मैनेज करना है। और ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता कि एक बार चीजों को व्यवस्थित कर दिया तो वो हमेशा व्यवस्थित ही रहेंगे, वो भी फिर बिगड़ जाती है। लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ती है, उनको मोटिवेट रखने की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति प्रबंध क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका एक कोई ना कोई उद्देश्य है, वो अपने संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो मैनेजमेंट करता है। इसका उद्देश्य होता है संस्था के सर्वांगीण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है क्योंकि इंसानों का ही मैनेजमेंट होता है, और सामाजिक क्रिया है क्योंकि हमको समाज के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट करना होता है। ये दोनों बातें किसने कही है? पीटर एफ ड्रकर ने। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? प्रबंध को मानवीय क्रिया किसने बताया? पीटर एफ ड्रकर ने। प्रबंध को सामाजिक क्रिया किसने बताया? पीटर एफ ड्रकर ने। अच्छा, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मैनेजमेंट लागू नहीं हो, सभी क्षेत्रों पर आप प्रबंध को लागू कर सकते हैं। प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें काम करवाने का आर्ट है, दूसरों से काम करवाना है, ये कला है। और प्रबंध के खुद के सिद्धांत होते हैं, भले ही वो विज्ञान के सिद्धांत जितने स्थिर नहीं होते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल होते हैं, पर सिद्धांत तो होते हैं। तो जहां सिद्धांत होते हैं वो विज्ञान हो गया, काम करवाने की जो है आर्ट है वो एक कला है। ये बात किसने कही कि प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है? पीटर एफ ड्रकर ने। प्रबंध का गुरु भी किसको माना जाता है? पीटर एफ ड्रकर को। प्रबंध के बारे में लोग कहते हैं कि साहब प्रबंध क्या एक प्रोफेशन है? देखो, प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि जैसे मैं सीए हूं तो हमारा एक प्रोफेशन है, हमारा खुद का एक एक्ट है, हमारे खुद के कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारा एक खुद की एक रिकॉग्नाइजेशन बॉडी है। लेकिन प्रबंध के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, ये कोशिश कर रहा है प्रोफेशन बनने की। मैसी ने एक बात कही है कि प्रबंध एक आदर्श शक्ति है, मतलब अगर आपके यहाँ पे मैनेजमेंट है तो लोग अपने आप काम करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। ये बात कही है मैसी ने। देखो, ये तीन स्तर के लोग मैंने आपको बताया। उच्च स्तर में जो भी लोग होते हैं, जो भी संस्था की प्लानिंग वगैरह जो भी करनी होती है, ये उच्च स्तर के लोग करते हैं। ये हमेशा संस्था के विकास और विस्तार की बातें करते हैं। मध्यम स्तर के लोगों को काम देते हैं उच्च स्तर के लोग, ये प्लानिंग बना के इनको सौंप देते हैं, और इनको कहते हैं कि आप इस पूरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग संस्था को ऑर्गेनाइज करो, उनको डायरेक्शन दो। उसके लिए भले ही तुमको पदोन्नति करनी हो, भले ही सुविधाएं देनी हो।
मध्यम स्तर वाले भी काम किसको सौंप देते हैं? निम्न स्तर को। उनको क्या कहते हैं? भाई तुम वेतन सुरक्षा महसूस कराओ लोगों को और उन पे कंट्रोल रखो। तो ये होते हैं आपके प्रबंध के 3 स्तर। प्रबंध का गुरु किसको कहा अपन ने? पीटर एफ ड्रकर को। प्रबंध का जन्मदाता अगर आ जाए तो हेनरी फियोल। प्रशासनिक प्रबंध के पिता आप ऑलरेडी प्रबंध के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं मेरे से, हेनरी फियोल। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर। अब हम कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे हैं प्रबंध की। ऐसे तो हजारों परिभाषाएं, मैंने काम काम की परिभाषा इसमें नोट करी है। हेनरी फियोल ने जो परिभाषा दी, उन्होंने एक कार्य भी बताया था। हेनरी फियोल का जो कार्य है उससे आप परिभाषा को याद कर सकते हो। हेनरी फियोल ने एक कार्य बताया था जिसका नाम था POCCC। POCCC हेनरी फियोल ने एक कार्य बताया था। P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब कंट्रोल, C का मतलब कोऑर्डिनेशन और एक C का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? कमांडिंग। तो ये POCCC अगर याद रह गया तो परिभाषा याद हो गई। बस इसमें परिभाषा बताते टाइम एक चीज और जोड़ देना, फोरकास्टिंग। तो हेनरी फियोल ने कहा प्रबंध से आशय क्या है? पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, लोगों को कमांड करना यानी कि निर्देशन देना, प्लानिंग करना, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन करना। ये हेनरी फियोल के अकॉर्डिंग परिभाषा थी और काम इन्होंने बताए 5। POCCC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। प्रबंध को एक सॉफ्ट साइंस बताया कि ये हार्ड साइंस नहीं है। सॉफ्ट साइंस इसलिए क्योंकि इसके सिद्धांत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो प्रबंध को सॉफ्ट साइंस किसने बताया? अर्नेस्ट डेल ने बताया। पीटर एफ ड्रकर ने यह कहा कि प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, प्रबंध एक आर्थिक क्रिया है। ये सारी बातें किसने बताई है? पीटर एफ ड्रकर। तो देखो बच्चों, पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, प्रबंध एक मानवीय क्रिया, प्रबंध एक आर्थिक क्रिया। अगर कभी भी आ जाए तो क्या कहोगे? किससे कहा? पीटर एफ ड्रकर ने। पीटर एफ ड्रकर ने यह भी कहा कि प्रबंध किसी भी राष्ट्र के विकास की कुंजी है। अगर सारी संस्थाएं प्रबंधित रहेंगी तो वो प्रोग्रेस करेंगी, तो राष्ट्र भी प्रोग्रेस करेगा। इवन इन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो विकसित क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं कि वो विकसित नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि वो कुप्रबंधित है। अगर वो मैनेज्ड हो जाएंगी तो वो विकसित होंगी, विकसित होंगी तो राष्ट्र विकसित होगा। ये पीटर एफ ड्रकर के शब्द थे। लूथर गुलिक ने एक शब्द गढ़ा था जिसका नाम था पोस्ट कॉर्प। इन्होंने प्रबंध की परिभाषा के लिए क्या शब्द यूज किया? पोस्ट कॉर्प। P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्शन, C का मतलब कोऑर्डिनेशन, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, CO कोऑर्डिनेशन, R का मतलब रिपोर्टिंग और V का मतलब बस्टिंग। देखो इन सब राइटर ने परिभाषाओं में ही प्रबंध के कार्य बता दिए। प्रबंध के कार्य 5 आप लोगों को पढ़ने हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। ये 5 तरह के प्रबंध के कार्य होते हैं। लूथर गुलिक ने अपना एक विचारधारा व्यक्त करी। कुंजो डोले ने कहा कि प्रबंध जो है वो दूसरों से कार्य करवाने की कला और विज्ञान है। खुद तो करेंगे ही करेंगे, दूसरों से भी काम करवा सके, ये कला और विज्ञान प्रबंध है। एडविन बी फिलिप्पो ने वही प्रबंध के 4 कार्य लिख दिए: नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया को एडविन बी फिलिप्पो ने प्रबंध कहा। रॉस मुर्रे ने बहुत ही सिंपल सी परिभाषा दी कि प्रबंध का आशय है डिसीजन मेकिंग से, कि जहां आप निर्णय ले सकें वो प्रबंध है। तो सब राइटर की अपनी अपनी परिभाषा है। अब हम प्रबंध के कार्य पढ़ते हैं। मैंने बताया प्रबंध के 5 कार्य होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। निर्देशन के भी 4 तत्व हैं, डायरेक्शन के भी 4 तत्व हैं: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये प्रबंध के जो हैं ये आपन ने 5 कार्य पढ़े। फिर एक शब्द आता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन प्रबंध का कोई अलग से पृथक कार्य नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो? कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का कार्य नहीं माना गया। देखो कहीं भी नहीं है ना, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण 5 ही कार्य हैं। जो समन्वय है, तालमेल बिठाना, उसको प्रबंध का कोई अलग काम नहीं माना। जबकि ये कहा कि बिना तालमेल बिठाए तो इनमें से कोई भी काम नहीं हो सकता, इसलिए इनको सभी कार्यों का सार कहा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया
कि समन्वय प्रबंधकीय कार्यों का सार है, यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा है? कुंज और डोनेल ने। तो देखो प्रबंध के ये जो टोटल 5 कार्य हैं, इनमें से सबसे पहला काम कौन सा है? नियोजन। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नियोजन। फिर आपसे पूछें कि प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नियंत्रण। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, हम प्लानिंग करते हैं कि हमें काम कैसे करना है, किस प्रकार किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, कब किया जाना है, ये प्लानिंग है। फिर प्लानिंग करके हम क्या करते हैं? ढांचा तैयार करते हैं कि हमारा इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये इतने पोस्ट होंगी, इस पोस्ट पे इस टाइप के लोग होंगे। जब आप ढांचा तैयार कर लेते हो, एक कंकाल तंत्र तैयार कर लेते हो, तो वहां पर उपयुक्त पद पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करते हो, वो होता है स्टाफिंग। और जब वो लोग आ जाते हैं संगठन में, तो उनको उससे काम करवाना है, तो उनको हमको देना पड़ता है डायरेक्शन, उनको सुपरवाइज करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और फिर भी देखो घोड़ी कब बिदक जाए मालूम नहीं चलता, तो कंट्रोल करना जरूरी है। तो अंतिम कार्य हो गया कंट्रोल, प्राथमिक कार्य हो गया नियोजन, और ये सब के लिए हम ढांचा तैयार करते हैं, वो हो गया आधार संगठन, और हृदय हो गया आपका निर्देशन। तो ये हमारे मानव का जो शरीर है, उस तरीके से ये कार्य है। क्लियर है? किथ डेविस ने प्रबंध के 3 ही काम बताए, नियोजन, संगठन और नियंत्रण। क्लियर है? हेनरी फ्यूल ने 5 काम बताए, पीओसीसीसी। लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प बताया, जो आप पढ़ ही चुके हैं। एक अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। देखो इसमें परिभाषाओं में पर अंतर बता पाना, इन शब्दों में अंतर बता पाना, तो बड़े बड़े बिड़लाओं की भी बस की बात नहीं थी। अमेरिका वालों की क्या विचारधारा है कि सब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमको मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने कहा प्रशासन व्यापक है और प्रबंध प्रशासन का अंग है। इस विचारधारा के विचारक थे स्प्रिगल, सेल्डन और हिट्स। ब्रिटिश वाले क्या कहते हैं कि सब प्रबंध व्यापक है, पहले मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट को संभालने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इन्होंने प्रशासन को प्रबंध का अंग बता दिया। इसके विचारक थे किम्बाल और ब्रेंच। सर हम क्या माने? कंक्लूजन है कि दोनों एक ही बात है, प्रबंध और प्रशासन समानार्थी है। ये बात किसकी? इस विचारक कौन है? हेनरी फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, उर्बिक, कुंजो डोनेल और मैकफार्लैंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्रबंध के कार्य। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैनेजमेंट का। हमारा जो सिलेबस है वो तो प्रबंध के कार्य से है। प्रबंध के कार्य मैंने आपको बता दिए 5: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। और इन 5 काम का सार है समन्वय। तो मुझे 6 चैप्टर पढ़ाने हैं, इनमें से एक आप पढ़ चुके हो, नियुक्तिकरण, जो एचआरएम में पढ़ चुके। पहली यूनिट शुरू करवाने जा रहा हूं नियोजन। नियोजन के बारे में इनका ये कहना है कि प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। कैसा काम है? प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। यह उच्च स्तर के प्रबंधकों का कार्य है। ये बात समझ में आ गई कि यह प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। और प्लानिंग हर कोई नहीं बनाएगा, मिडिल वाले नहीं बनाएंगे, लोअर लेवल वाले नहीं बनाएंगे, उच्च स्तर के प्रबंधक बनाएंगे। प्लानिंग हमेशा भविष्य की होती है, इसलिए ये लुक फॉरवर्ड देखता है, आगे की ओर देखता है। और प्लानिंग की जरूरत तब पड़ती है हमको जब हमारे पास में बहुत सारे विकल्प हैं और उनमें से हमको एक बेस्ट वन सेलेक्ट करना है, तो हमको प्लानिंग करना पड़ता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया। प्लानिंग की कुछ परिभाषाएं कुंजो डोनेल ने बहुत सिंपल सी परिभाषा दी। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इसका पहले से प्री डिटरमाइन कर लो, ये प्लानिंग है। कुंजो डोनेल ने कहा कि सब प्लानिंग कोई मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है, तो बौद्धिक प्रक्रिया है, दिमाग से ये प्लानिंग की जाती है। मैसी ने कहा कि प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक भविष्य की ओर देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में कहां होगा, हमको भविष्य में क्या करना है, किस प्रकार करना है, क्या हमको उद्देश्य प्राप्त करने हैं। हेमन ने कहा कि क्या किया जाना है इसका पहले से ही निर्धारण करना प्लानिंग है। तो नटसेल में एक समझ में आ गई कि भविष्य की बातें करना प्लानिंग है, और बिना प्लानिंग के तो संगठन स्टार्ट ही नहीं होगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रबंध का कार्य नियोजन किससे जुड़ा हुआ है, प्रबंध का कार्य नियंत्रण किससे जुड़ा हुआ है। तो नियोजन और नियंत्रण एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ अगर प्लानिंग है तो दूसरी तरफ नियंत्रण है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्लानिंग करी और उस अकॉर्डिंग आपके
वास्तविक परिणाम आपको प्राप्त नहीं हुए, वांछित परिणाम वास्तविक परिणाम से अगर डिफरेंट है तो वो डेविएशन कहलाता है, और डेविएशन को कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए नियोजन और नियंत्रण एक ही बात है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्लानिंग करके ही आप कंट्रोल के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि हमको इस तरीके से कंट्रोल करना है। अगर आपने प्लानिंग करी है तो आपको डिसीजन मेकिंग लेना आसान हो जाएगा। नियोजन निर्णय को सरल बनाता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है, तो आप कहोगे नियोजन। पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि नियोजन का प्राथमिक कार्य क्या है, तो डिसीजन लेना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो नियोजन का प्राथमिक कार्य डिसीजन मेकिंग। क्यों कर रहे हैं प्लानिंग? इन सब सोच के पीछे, थॉट प्रोसेस के पीछे जो फ्यूचर की आप बातें कर रहे हो, एक ही चीज है, वो है लक्ष्यों की प्राप्ति। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो, एक ही तो टारगेट है कि हमको ये लक्ष्य अचीव करना है। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। सर ये कैसे हुई सतत प्रक्रिया? वैसे भी दे दूं, प्रबंध का कोई भी कार्य पे ये डायलॉग मार सकते हो, सतत प्रक्रिया। क्यों? प्लानिंग कोई वन टाइम इवेंट थोड़ी है साहब। जैसे जैसे सिचुएशन देखेंगे प्लानिंग या तो हम बदलते रहेंगे। और प्लानिंग बौद्धिक प्रक्रिया है, मानसिक अभ्यास है, दिमाग से होता है। अगर ह्यूमन बॉडी देखें, अपन पूरा एक शरीर को देखें, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो तो क्या है? नियोजन। हमारा जो हृदय है वो क्या है? निर्देशन। और पूरा कंकाल तंत्र ये क्या है? संगठन। इस तरीके से आप बोल सकते हो। हाँ, नियोजन हमेशा क्या होना चाहिए? लॉसशील होना चाहिए। परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग चेंज करनी है तो कर लेनी चाहिए। फिर बात आती है कि साहब नियोजन की प्रक्रिया क्या है। जॉर्ज आर्टेरी ने नियोजन के ये कुछ स्टेप्स बताए कि आप प्लानिंग करोगे तो इन स्टेप्स को फॉलो करोगे। तो बच्चों देखो, जॉर्ज आर्टेरी ने ये स्टेप्स बताए कि कोई भी आदमी अगर प्लानिंग करता है तो ऐसे हवा में प्लानिंग नहीं होती। आप कहेंगे सर सोच ही तो है भविष्य के लिए, तो अरे ऐसे थोड़ी सोच लोगे। आप मुझे एक बात बताओ, आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन रहे हो, आपने आईएएस की एग्जाम क्यों नहीं सेलेक्ट करी? मैंने सीए का कोर्स किया, मैंने सीए की, मैंने आईएएस की एग्जाम क्यों नहीं दी? तो क्या होता है, कोई भी आदमी पहले वहां के आसपास के मौजूदा एनवायरनमेंट को स्टडी करता है। और एनवायरनमेंट की स्टडी में सबसे पहला पॉइंट आता है स्वॉट एनालिसिस। जैसे मैं मेरी बात बताऊं तो बच्चों में थ्योरी में बहुत सॉलिड था जब मैं पढ़ता था। मेरे साथ में एक इतना प्लस पॉइंट था कि अगर मैं किसी चीज को एक बार पढ़ लेता ना, तो जैसे कैमरा होता ना, यूं आंखें झपक के फोटो खींच लेना, तो मैं फोटो खींच लेता था और वो मेरे दिमाग में सेट, फिर मैं भूलता और नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये मुझे मेरी स्ट्रेंथ मालूम थी कि मेरी थ्योरी में स्ट्रेंथ है। और सीए का मतलब थ्योरी होता है। जो रटुकदास है वो सीए पक्का बन जाएगा, जिसका दिमाग चलता है वो आज बने ना कल बने, क्योंकि थ्योरी आती है वहां पे। तो मुझे मेरी स्ट्रेंथ मालूम थी तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, मुझे मेरी वीकनेस भी मालूम थी कि मेरे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते थे, तो मुझे वहां थ्रेट्स भी मिलते थे। तो ये हम क्या करते हैं, जब भी प्लानिंग करते हैं तो पहली स्टेप होती है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करें। उसके लिए स्वॉट एनालिसिस यूज किया जाता है। फिर हम हमारे उद्देश्य का निर्धारण करें कि आखिर हम चाहते क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अब जब उद्देश्य का निर्धारण हो गया तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी बाजार में विकल्प होंगे उनको खोजेंगे, फिर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग बनाएंगे और अपना बजट तैयार करेंगे, और फिर उस योजना को इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर उस योजना का मूल्यांकन करेंगे कि प्लानिंग सही तो है ना। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही मूल्यांकन करोगे, और लास्ट में फॉलो अप फीडबैक लेंगे कि प्लानिंग सही तरीके से गई ना। ये आपका था नियोजन की प्रक्रिया। अगर आपको इतना सब नहीं याद करना कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम चरण याद रख लेना, स्वॉट एनालिसिस होता है। अच्छा, प्लानिंग कितने टाइप की होती है? अब प्लानिंग के टाइप अलग अलग आधार पे है। जैसे समय अवधि के आधार पे बात करें तो तीन होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से कम की। और ये प्लानिंग आदमी कब करता है कि मुझे संस्था स्थापित करनी है, तो वो 5 साल की प्लानिंग थोड़ी करेगा कि 5 साल में स्थापित करनी है। महीने 2 महीने में मेरे को ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना है। ये अल्पकालीन नियोजन होता है। मध्यकालीन नियोजन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सोचने लग जाते हो कि यार साल भर तो चलो एस्टेब्लिश होने में लगेगा, पर बाद में प्रॉफिट तो कमाए। तो 1 से 5 वर्ष तक आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। और दीर्घकालीन में आप संस्था के विकास और विस्तार की बात करते हो, जो 5 साल से ज्यादा होता है। तो बच्चों देखो, ये थी समय के आधार पर प्लानिंग।
फिर दूसरा आता है बच्चों प्रबंध के स्तर के आधार पे। इस पे काफी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लानिंग कौन करता है। नॉर्मली प्लानिंग उच्च स्तरीय लोग करते हैं, पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि साहब स्ट्रेटेजिक लेवल पे प्लानिंग कौन करता है, यानी रणनीति कौन बनाएगा। तो जाहिर सी बात है उच्च स्तर के लोग बनाएंगे। 99.99% ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजी उच्च स्तर के लोग ही बनाते हैं, और प्लानिंग सारी संस्थाओं में ही होती है। मध्यम स्तर और निम्न स्तर पे प्लानिंग नहीं होती, ये पाई नहीं जाती है। मध्यम स्तर पे नॉर्मली अगर कोई प्लानिंग बनती है तो वो टैक्टिकल लेवल की होती है कि इस स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए क्या टैक्ट बनाई जाए, क्या तकनीक ली जाए, क्या चतुराई अपन अपनाए, सार्मिक स्तर पे। और जो लोअर लेवल के लोग हैं वैसे कोई प्लानिंग नहीं बनाते, उनको जो टास्क दिया गया है वो कैसे उसको ऑपरेट करना है, इसलिए वो ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग बनाते हैं। तो वैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सर प्लानिंग कौन से स्तर के प्रबंधकों का कार्य है, तो आप कहेंगे उच्च स्तर का, जो सभी संस्था में होता है। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टैक्टिकल लेवल की प्लानिंग कौन करता है, तो मीडियम लेवल की। और परिचालन स्तर में कौन आएगा, अब लो लेवल ना लिखे ऑप्शन में आ जाए प्रथम पंक्ति के प्रबंधक, तो लो लेवल कौन से होते हैं, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक। और टैक्टिकल लेवल कौन बनाता है, मीडियम लेवल। प्रकृति के आधार पर बात करें तो साहब नेचर प्लानिंग का या तो प्रशासनिक होगा, जो उच्च प्रबंधक के द्वारा दीर्घकालीन योजनाएं बनाने के लिए किया जाता है, या स्ट्रेटेजिक होगा। स्ट्रेटेजी भी कौन बनाता है, उच्च प्रबंधक। वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि बाजार में इतना कंपटीशन हम कैसे टिक पाएंगे। एक होता है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं निम्न स्तर के, इनका रोज का काम है, रूटीन का काम निपटाना है, शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग बनाते हैं, हो सकता है एक दिन की प्लानिंग हो। और एक होता है कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, कोई गवर्नमेंट के कोई टेंडर ले लिया या कोई भी कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट ले लिया, उसके लिए बनाई जाने वाली प्लानिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग कहलाती है। ये प्रकृति के आधार पे हो गई। प्लानिंग के लिए तकनीक क्या काम आती है कि सब कैसे प्लानिंग करें, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज करें। तो तकनीक एक तो होती है फोरकास्टिंग, कि सब अनुमान लगा लो, और प्लानिंग में तो क्या ही होगा, भविष्य का अनुमान लगा लो। सबसे ज्यादा तकनीक यही काम में आती है। एक होता है बजट, ये भी बहुत सारी फाइनेंशियल टेक्निक है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भविष्य का बजट पहले ही बना लेते हैं, ये भी प्लानिंग का पार्ट है। एक कंपनियां कहती हैं कि भाई चलो कमाएंगे नहीं पर खोए भी नहीं, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस पे पहुंचे। एक होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर x की वैल्यू ज्ञात हो तो y की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, ये प्लानिंग का पार्ट होता है। एक हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि क्या होगा, क्या संभावना है। और दो ये स्टैटिकल टेक्निक होती है, PERT और CPM, प्रोजेक्ट का एवोल्यूशन करना, रिव्यू करने की टेक्निक, और एक कौन से पाथ के थ्रू हम काम करेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये आज आपकी एक यूनिट भी कंप्लीट हो गई। दूसरा यूनिट में आपको शुरू करवाने जा रहा हूं, उसका नाम है संगठन। नियोजन के बाद में दूसरा कार्य है संगठन। देखो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, वैसे हम संगठन की बात करें तो ये जो हमारा मस्तिष्क है, प्रबंध का मस्तिष्क, वो कौन आता है, नियोजन। ये पूरा जो कंकाल तंत्र देख रहे हो ये है संगठन। यहाँ पर जो हृदय है वो क्या है, निर्देशन। और प्रबंध की आत्मा, परमात्मा या सार क्या कहलाएगा, समन्वय। सबसे पहले काम होगा प्लानिंग। प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होता है संगठन। संगठन क्या है, ढांचा है, कंकाल तंत्र है, यानी कि व्यक्तियों का समूह है। ये बात किसने कही, जेम्स ने। कुंज ओडोनेल ने क्या कहा कि साहब संगठन का मतलब बहुत सारे लोगों का एक समूह है, तो उनको एक सूत्र में बांधो, यानी कि उनके आपसी संबंधों का ढांचा है जो संपूर्ण उपक्रम को एक सूत्र में बांधते हैं। चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन हो, उनमें तालमेल बिठाओ। तो बहुत सारे लोगों में तालमेल बिठाना, उनको एक सूत्र में बांधना, ये एक संगठन, एक ढांचा तैयार करना। मोनेरेले ने कहा कि संगठन का उद्देश्य क्या है, समन्वय बिठाना, कि 50 लोग हैं तो उनके बीच में अगर तालमेल बैठ गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। संगठन का उद्देश्य भी क्या होता है, समन्वय स्थापित करना। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रबंध का कौन सा कार्य समन्वय से निकटतम तौर पे जुड़ा है, तो वो है संगठन। संगठन का उद्देश्य क्या है, समन्वय स्थापित करना। नियोजन का उद्देश्य क्या था, प्लानिंग बनाना, जबकि संगठन का उद्देश्य प्लानिंग तो बन चुकी, उनमें तालमेल बिठाना। नियुक्तिकरण, जो इसके बाद एक कार्य आता है, नियोजन के बाद आता है संगठन, संगठन के बाद आता है नियुक्तिकरण। अगर पूछे नियुक्तिकरण का उद्देश्य क्या है, तो सब सही व्यक्ति को उपयुक्त पद पर बिठाना।
डायरेक्शन क्यों दे रहे हैं हम? ताकि लोगों को सुपरवाइज कर सके, उनको लीड कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, उनके साथ कम्युनिकेशन करें। नियंत्रण क्यों कर रहे हैं हम? नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? जो वांछित परिणाम है और जो वास्तविक परिणाम है उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको समाप्त कर सके, इसलिए कंट्रोलिंग किया जाता है। अब अगर आपको संगठन बनाना है, ढांचा बनाना है, ऐसा एक ढांचा बनाना है तो अलग अलग पार्ट्स तो बनाने होंगे ना। इससे संगठन का जो आधार है वो कार्य विभाजन है। कार्य विभाजन के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं। अगर एक ही आदमी को सारे काम करने तो संगठन कहाँ हुआ? वो तो वन मैन शो हो गया। क्लियर है? प्रबंध का मंत्र भी क्या है? संगठन। क्योंकि जब तक संगठन ही नहीं होगा आप मैनेज किसको करोगे? तो प्लानिंग करी थी हमने संगठन बनाने के लिए। संगठन बनने के बाद हमारा मैनेजमेंट शुरू होता है। अब हम पढ़ते हैं संगठन की प्रक्रिया कि संगठन कैसे बनाए साहब, ढांचा कैसे बनाए। तो सबसे पहले काम पहचानो कि सब कौन सा काम है, फिर उस काम को बांट दो, अलग अलग विभाग बना दो। एक ढांचा बना रहे हैं अपन कि भाई ये काम है, जैसे सांस लेना है तो हृदय बना दिया, श्वास नली बना दी, नाक बना दिया, मुंह बना दिया। ऐसे काम को पहचाना, काम को बांट दिया, सबके अपने अपने कर्तव्य निर्धारित कर दिए, भाई तुम्हारा ये काम है। इस तरीके से संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन कितने प्रकार के होते हैं? अगर इस टॉपिक से कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा, संगठन के प्रकार। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार, चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा है कि संगठन जो है या तो होगा औपचारिक या होगा अनौपचारिक। तो चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन के दो टाइप बताए, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक या अनौपचारिक। क्लियर है बच्चों? अब क्या होता है बच्चों, औपचारिक संगठन क्या होता है? ये ऐसा संगठन है जो अपने आप नहीं बना। सर अपने आप भी कोई संगठन बनता है क्या? हाँ, भीड़ इकट्ठी हो जाती है अपने आप, हमने थोड़ी करा। पर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट पे जो लोग हैं वो अपने आप नहीं आए, पोस्ट भी हमने निर्धारित करे और व्यक्तियों की नियुक्ति भी हमने करी। तो औपचारिक संगठन अपने आप नहीं बना है, बनाया गया है, वो भी सोच समझकर। उनके बिल्कुल फिक्स नियम है, सिद्धांत, नीतियां हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको जानबूझ के बनाया गया हो, जिसके निश्चित नियम, सिद्धांत और नीतियां हो, उद्देश्य के अनुसार हमने संगठन को बनाया हो, सबके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व परिभाषित हो, सबको काम उनके दायित्व अधिकार के अकॉर्डिंग बांटा गया हो, वो औपचारिक संगठन है। औपचारिक संगठन के फायदे क्या है? एक तो ये स्टेबल रहता है, क्योंकि भीड़ का तो कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ जैसे आती है वैसे बिखर भी जाती है, ये बिखरता नहीं है। प्लस काम का डुप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि सबके काम बटे हुए हैं, फिक्स है। और आदेश की एकता संभव है, क्योंकि सबका पद निर्धारित है कि कौन उच्च अधिकारी, कौन निम्न अधिकारी। एक अधिकारी के अंडर में जो अधीनस्थ होंगे उसको मालूम है, और अधीनस्थ को किसको जवाब देना है उसको मालूम है। तो ये आदेश की एकता संभव है। नॉर्मली इस टाइप के जो सिस्टमेटिक तरीके आप देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे बड़े संगठन में। अब आ जाओ बच्चों अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन हमने बनाया नहीं है, अपने आप बन गया। अनौपचारिक संगठन अपने आप बन गया, इसका मतलब समझ रहे हो? यानी कि भीड़ इकट्ठी हो गई, इसके कोई नियम भी नहीं होंगे, कोई सिद्धांत भी नहीं होंगे, कोई नीति भी नहीं होंगी, होंगी तो निश्चित नहीं होंगी। हमारा कोई विशेष उद्देश्य था नहीं तो हम बनाते तो औपचारिक बनाते। सामान्य उद्देश्य था कि संस्था को चलाना है। कुछ भी चीज इसमें परिभाषित नहीं होती, काम को ढंग से विभाजित नहीं किया जाता, इसलिए ये लॉसशील है। कभी भी बनेगा, कभी भी बिखर जाएगा। हो सकता है एक ही आदमी डबल डबल काम कर रहा हो, क्योंकि कोई अधिकार दायित्व निर्धारित नहीं है, इसे आदेश की एकता संभव नहीं है। और ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी सुटेबल नहीं होता, ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल होता है। तो ये दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक और अनौपचारिक, चेस्टर बर्नार्ड ने बताए। तीसरे टाइप का जो संगठन मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, उसको ध्यान से समझना। तीसरे टाइप का जो संगठन है यह है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक ऐसी लाइन बनी हुई रहती है। क्यों एक लाइन बनी हुई रहती है? ठीक है, यहाँ पर मान लो कंपनी का सीईओ है, यहाँ पर कंपनी का जनरल मैनेजर है, यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर है, यहाँ पर सुपरवाइजर है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है क्लर्क हो। इस टाइप की एक क्या लाइन बनी हुई रहती है। अब इस लाइन में क्या है, अधिकारी और अधीनस्थ एक ही लाइन पर है, इसलिए इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये इसके अंडर में काम कर रहा है, यानी कि तुरंत अपना जो
सबोर्डिनेट होता है वो उसके जस्ट नीचे होता है, इसलिए यहाँ पर आदेश की एकता का पालन हो सकता है। अब ये समझ लो, जहां अधिकारी और अधीनस्थ एक ही लाइन पर हो उसको अपन लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और यह संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे? लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे पहले यही सिस्टम चलता था। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे जैसे समय बढ़ा, अब इस जनरल मैनेजर को यहाँ 2-3 लोगों से राय लेनी पड़ी। साहब इन्होंने यहाँ पर एक कंपनी में सीए रख लिया, यहाँ पर इन्होंने एक एमबीए रख लिया, और जनरल मैनेजर को इनसे सलाह लेनी है। तो इस लाइन से हटके हमने 2 स्टाफ और अपॉइंट कर दिए, पर चूंकि ये जो स्टाफ हैं ये सिर्फ सलाह देते हैं मुख्य रेखा के अधिकारियों को। इसका मतलब लाइन के साथ अगर स्टाफ को जोड़ दिया जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मुख्य रेखा पर स्थित मुख्य पद के अतिरिक्त अन्य पद पर एक अतिरिक्त रेखा है। समझ में आ रहा है? अन्य पद पर एक क्या है? अतिरिक्त रेखा, एक एक्स्ट्रा लाइन जुड़ गई। और ये जो अतिरिक्त रेखा है ये सलाहकारी होते हैं। कौन होते हैं? ये एडवाइजरी होते हैं। ये खुद कोई आदेश नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर आदेश की एकता संभव है, क्योंकि ये इसको आदेश देगा, ये इसको आदेश देगा। यहाँ संभव है क्योंकि इनके पास कोई अधिकार दायित्व तो नहीं होते, ये सिर्फ एडवाइजरी होते हैं। इसको कहते हैं अपन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक आता है बच्चों फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, संगठन में कई तरह की क्रियाएं होती हैं। प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट होता है। उनकी क्रियाओं के आधार पे हमने फंक्शंस के आधार पे अलग अलग विभाग बना दिए और सभी विभागों को अधिकार और दायित्व दे दिए। तो अब एक लाइन तो है नहीं, अलग अलग विभाग बने हुए हैं, सबके अपने अपने अधिकार और दायित्व हैं। इसलिए यहां पर कभी भी क्या नहीं हो सकता? आदेश की एकता नहीं हो सकती, क्योंकि एक अधिकारी के अंडर में एक अधीनस्थ नहीं है, सबके अलग अलग विभाग बने हुए, इसलिए आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। ये हम करते हैं हमेशा काम के आधार पे। इसमें विशिष्टीकरण का लाभ मिल जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर काम के लिए एक विभाग एक्सपर्ट हो जाता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप को देखने को मिलेगा, छोटे मोटे में तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। और यहाँ पे हमको ट्रेनिंग देना भी आसान होता है, क्योंकि उनके पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, एक पर्टिकुलर विभाग का काम है। तो काम का दायरा अगर कम है तो ट्रेनिंग देना आसान है। क्लियर है बच्चों? एक होता है बच्चों प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। जैसे मान लो आपने रेलवे का टेंडर ले लिया कि रेल की पटरी बनानी है, तो एक प्रोजेक्ट हो गया। आपने साबुन बनाने का टेंडर ले लिया, एक प्रोजेक्ट हो गया। अलग अलग प्रोजेक्ट के आधार पे हम काम को बांटते हैं। तो ये उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसलिए ये कार्य के आधार पे नहीं है, प्रोडक्ट के आधार पे है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को इन्होंने एक प्रोजेक्ट मान लिया। क्लियर है? अब कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुन लो, जहां प्रोजेक्ट और जहां फंक्शन दोनों को मिक्स कर दें कि एक प्रोजेक्ट को फंक्शंस के आधार पर बांट दें, तो वो बन जाती है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका कोई निश्चित प्रारूप या संरचना नहीं होती, जैसे खेल कूद की एक कमेटी बना दी। ये थे संगठन के आपके प्रकार, जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं तो। संगठन अगर आपको बनाना है तो 3 तत्वों से बनेगा। कौन कौन होंगे संगठन में? व्यक्ति होंगे, आपके रिसोर्सेज होंगे और एक ढांचा होगा। इन तीनों को मिलाकर जो बनता है वो संगठनात्मक वातावरण, एनवायरनमेंट बनता है। कौन सा संगठन आदर्श है? हम उस ऑर्गेनाइजेशन को आदर्श कहते हैं जो एक साधारण व्यक्ति से असाधारण काम करा सके। इसके फाउंडर कौन थे? पीटर एफ ड्रकर। एक शब्द आता है एमबीओ, जो आपने एचआरएम में मेरे से पढ़ा था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसको उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कहते हैं, इसे पीटर एफ ड्रकर ने बताया था। एक शब्द आपने पढ़ा था मेरे से, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध। ये आपने प्रबंध के सिद्धांत वाले चैप्टर में मेरे से पढ़ा था, ये एफडब्ल्यू टेलर ने बताया। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध ये कहता है कि संगठन के कर्मचारी अधिकारी को मिलकर उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए
और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। अपवाद द्वारा प्रबंध ये कहता है कि उच्च अधिकारियों को रोजमर्रा के काम में निम्न अधिकारियों के कार्य में आक्षेप नहीं करना चाहिए, अपवादजनक परिस्थिति में उनको कूदना चाहिए, ये एफडब्ल्यू टेलर ने कहा। अब संगठनात्मक चार्ट, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाएंगे तो जॉर्ज आर्टेरी ने कहा कि दो तरीके का चार्ट बनेगा। एक बनेगा मास्टर चार्ट जिसमें मेन डिपार्टमेंट मेन एक्टिविटीज आ जाएंगी, एक बनेगा पूरक चार्ट जो उस एक्टिविटीज को, उस डिपार्टमेंट को पूरा आपको समझाएगा कि इस डिपार्टमेंट में कौन कौन है और कैसे कैसे काम होता है। तो ये मास्टर हो गया, ये सप्लीमेंट्री चार्ट हो गया। थियो हेमन के अकॉर्डिंग संगठनात्मक चार्ट तीन प्रकार के होते हैं, या तो होगा लंबत, या होगा समतल, या होगा चक्राकार। लंबत में कौन कौन होंगे, अधिकारी और अधीनस्थ। समतल में कौन होंगे, बराबर के लोग। और चक्राकार जैसे प्रोडक्शन में कई लोग हैं, घूमते रहता है सर्किल। तो बच्चों इसी के साथ आज आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसका नाम क्या था, संगठन। क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है। संगठन के साथ ही साथ मैंने आपको प्रबंध के 3 कार्य करा दिए, नियोजन, संगठन और एक हो गया नियुक्तिकरण, जो आप एचआरएम में पढ़ चुके हैं। अब मेरे पास में 2 काम बचे, निर्देशन और नियंत्रण। पर इसी के साथ मैं आपको एक कराऊंगा समन्वय, क्योंकि समन्वय सभी कार्यों का क्या है, सार है। क्लियर है? और इसी के बाद में हम पढ़ेंगे रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट, जो हम कल पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू। राधे राधे।